नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुई सियासी उथल-पुथल के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। उद्धव गुट ने दावा किया है कि शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार जल्द ही सीएम शिंदे की जगह लेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को भी गंदगी में डाल दिया है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार सौदा मजबूत है। दावा किया गया है कि पवार वहां डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सेना के बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य ठहराया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। यह नया विकास राज्य के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य में ऐसी कोई राजनीतिक परंपरा नहीं है और इसे लोगों का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। मराठी दैनिक ने दावा किया है कि अजीत पवार की कलाबाजी वास्तव में मुख्यमंत्री शिंदे के लिए खतरनाक है। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने आज 3 जुलाई को सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान एनसीपी प्रमुख ने कहा कि आज हम सभी को एकजुट रहने की ज़रूरत है। वहीं इससे पहले शरद पवार ने एक रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, धार्मिक विवाद भड़काया जा रहा है, लेकिन हम महाराष्ट्र को मजबूत किए बिना नहीं रुकेंगे। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा इस तरह का खेल करती रही है। बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाकर रहेंगे। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कल रविवार को हुए घटनाक्रम और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। बता दें, इस बैठक की जानकारी राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने दी। पाटिल ने कहा कि बैठक बुधवार को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में होगी। एक पार्टी के रूप में एनसीपी एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करती है। बता दें कि 5 जुलाई को एनसीपी के लोक प्रतिनिधि और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में अजीत पवार और उनके समर्थक भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल पार्टी में बगावत के बाद एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। 5 जुलाई तक जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले इंतजार करेंगे। 5 जुलाई की इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि नोटिस किसे भेजना है। एनसीपी नेता अजीत पवार के 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अजीत पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं। पाटिल ने शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों को लेकर कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नेता पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और अजीत पवार का कदम गैर कानूनी है। इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यह हमारा आधिकारिक रुख है। उन्होंने बागी विधायकों की संख्या को लेकर कहा कि मैं आज संख्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग वापस आना चाहते हैं, इसलिए हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में सरकार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि बहुमत शरद पवार के साथ है और वे भी हमारे साथ आएंगे। पाटिल ने आगे कहा कि हमें लगता है कि उन्होंने एक हलफनामा बनाया होगा और राज्यपाल को यह दावा प्रस्तुत किया होगा कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि सच्चाई जानने के लिए राज्यपाल को हमसे संपर्क करना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। जब यह पता चलेगा कि राज्यपाल को क्या जानकारी दी गई है, तभी हम कुछ बताने की बेहतर स्थिति में होंगे। महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम पर तमाम राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजीत पवार खुद नहीं गए हैं, इसमें शरद पवार का हाथ है। वकार ने ट्वीट कर लिखा कि मेरा अपना आकलन है कि अजीत पवार खुद नहीं गए हैं, इसमें शरद पवार जी की मर्जी शामिल है। इससे पहले भी यही हुआ था। ये पूरी बिसात शरद पवार जी ने खुद बिछाई है। इसमें वजीर वही चाल चलेगा जिससे बादशाह और उसका किला सुरक्षित रहे। ये राजनीति है बाबू, इसमें होता कुछ है और दिखता कुछ है।
महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने अजीत पवार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अजीत पवार गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा मानती है कि शरद पवार जो कह रहे हैं वो ही सही है। मोदी सरकार और बीजेपी बार बार पैसे से नेताओं को खरीद रहे हैं। विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मुंबई और महाराष्ट्र में तो संभव हुआ है, लेकिन देश पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम शरद पवार के ही साथ हैं। अजीत पवार की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार के पड़पोते और एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि बीजेपी आगे के कंपटीशन को खत्म करना चाहती है। राजनीति निचले स्तर पर आ गई है। मतदाताओं को लग रहा है कि उन्होंने क्यों वोट किया। मुझे खुद लग रहा है कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। अजीत पवार जब एनसीपी में थे तब वो सीएम पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छे पदों पर काम किया है। अब वो बीजेपी में चले गए हैं। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजीत पवार हमारे काका हैं। उन्होंने राजनीतिक और मेरे निजी जीवन में बहुत मदद की है। इसके अलावा पार्टी और संख्या बल किसके पास है, अगले 2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। निजी तौर पर हमारे रिश्ते और उनके प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। बता दें कि एनसीपी नेता रोहित पवार कर्जत जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और 2017 में उन्होंने पुणे के बारामती तालुका में शिरसुफल गुनावाड़ी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव लड़ा और जीता था। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार को ये रिपोर्ट 10 जुलाई तक देनी है। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने पूछा है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कितने रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, कितने हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं अब इस मामले पर 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया था कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही, जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हिंसा में कोई कमी नहीं हो रही और अब तक 110 लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें ताज़ा हालात स्पष्ट हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।